लेक्चर नंबर 9। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल को। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, और साथ ही साथ लास्ट लेक्चर में हमने एक डेरिवेशंस फाइंड आउट किए थे, कुछ डेरिवेशंस, जिसमें हमने डायपोल की वजह से उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस किया था। इस वीडियो में इसी इलेक्ट्रिक डायपोल के रिलेटेड और दो पॉइंट्स हमें कंसिडर करना है। द फर्स्ट वन इज अ टॉर्क ऑन अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल को रख देते हैं तो उस डायपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ओके, तो उस डायपोल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है जब हम उसको रोटेट करेंगे कुछ एंगल से। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पे पूरे डिटेल में डिस्कस करना है। ये दोनों पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टॉर्क क्या होता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क एक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट का रोटेशन होता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज अ टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उस डायपोल को रखेंगे और उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्ट होता है उसके डेरिवेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स एक ऐसा रीजन जहाँ पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ या यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू होगा वो सेम रहेगा, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है उसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। सो E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन इज फ्रॉम दिस इन दिस डायरेक्शन। ओके, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी डायपोल को रखते हैं, मान के चलिए कि ये डायपोल है और ये वाला एक चार्ज है और ये वाला दूसरा चार्ज है। ओके, ये जो भी चार्ज है इसको हम माइनस ऑफ Q कंसिडर करेंगे और इस चार्ज को हम Q कंसिडर करेंगे। अब इस डायपोल को हम कुछ नाम दे देंगे यहाँ पे। मान के चलिए दिस इज द पॉइंट A, दिस वन इज द पॉइंट B, और इनका सेंटर जो भी होगा उसको हम पॉइंट O कंसिडर करेंगे। ओके, अब देखिए जैसे ही हमने इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्सेस एक्ट होंगे। ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, तो डेफिनेटली इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, और जो भी फोर्स है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू F विच इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला है तो फोर्स का डायरेक्शन भी उधर ही होगा जिस डायरेक्शन में ये हमने एरो रिप्रेजेंट किया है। सो इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। सेकंड चार्ज अगर हम कंसिडर करते हैं तो सेकंड चार्ज माइनस ऑफ Q है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन ये है। ओके, लेकिन जो भी फोर्स एक्ट होगा इट इज अ नेगेटिव ऑफ माइनस चार्ज होने की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। सो दिस फोर्स इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q इंटू E। तो यहाँ पे देखिए आप डायरेक्शंस देख सकते हैं। सो फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। ओके, सो निगेटिव चार्ज होने की वजह से जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे वो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब उस टॉप को इमेजिन कीजिए, सॉरी उस डायपोल को इमेजिन कीजिए। जब हम डायपोल के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। एक फोर्स उसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और दूसरा फोर्स उसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ओके, तो इस डायपोल को
इन दोनों फोर्सेस की वजह से वो रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी टॉर्क एक्ट हो रहा है, सो फर्स्ट फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट होगा, सो उस टॉर्क को हम यहाँ पे नाम देंगे टॉर्क 1। सो टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो सेंटर से लेके ये डिस्टेंस कितना है, सो दिस इज अ ओ बी वेक्टर। ओके, ओ से लेके बी तक ओ बी वेक्टर, सो ओ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय force F vector. Okay, so torque 1 is equals to this one. So torque 2 कितना होगा, so torque 2 जो भी होगा it is equals to ओ ए वेक्टर, ये पॉइंट O है, सो इस पॉइंट पे यानी इस सेंटर पे टॉर्क एक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम ये डिस्टेंस लेंगे R, सो ओ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय F, सो ओ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय F। तो यहाँ पे टॉर्क 1 और टॉर्क 2 हमें दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। ओके, सो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे या इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय एफ वेक्टर क्या है बेटा, क्यू इंटू ई, सो क्यू इंटू ई वेक्टर। सो उसी तरह यहाँ पे ओ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ क्यू इंटू ई है। ओके, इस माइनस को हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे। अगर माइनस को यहाँ पे मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, देखिए ओ ए, सो ओ से लेके ए तक ये डायरेक्शन होगा। अगर मैं ए ओ लेता हूँ तो डायरेक्शन ये होगा, अपोजिटिव ओ ए। ओके, सो ये ओ ए जो भी वेक्टर है, यहाँ से ओ से लेके ए तक यानी चार्ज तक, तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ओ इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट टू दिस फर्स्ट वन। सो अगर मैं माइनस यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, सो टॉर्क 2 जो भी होगा दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे हम, ए ओ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्यू इंटू ई, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि इस माइनस को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ओके, टॉर्क 1 पता है, सेकंड टॉर्क भी पता है, सो नेट टॉर्क कितना एक्ट होगा, सो नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स, सो टॉर्क 1 वेक्टर प्लस टॉर्क 2 वेक्टर, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो टॉर्क 1 वेक्टर क्या है बेटा, सो टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू ओ बी मल्टीप्लाइड बाय क्यू इंटू ई प्लस सेकेंड टॉर्क कितना है, ए ओ मल्टीप्लाइड बाय क्यू इंटू ई। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, सो यहाँ पे हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, सो क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, तो क्यू को बाहर निकाल देंगे। सो क्यू ओ बी प्लस ई वेक्टर, सॉरी दिस शुड बी नॉट प्लस, multiplied by E vector plus AO multiplied by E vector। जब हमने वेक्टर्स को स्टडी किया था वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा था। ओके, उसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हुए यहां पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, Q ओ बी प्लस ए ओ एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट विद द ई वेक्टर। ओके, सो ओ बी प्लस ए ओ, यहाँ पे देखिए ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस ये हो गया और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस ये हो गया। सो वी कैन राइट हियर, सो ओ सॉरी ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर। सो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, सो क्यू इंटू ब्रैकेट में ए बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ई वेक्टर, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, सो ये ए बी वेक्टर होगा। अब ए बी वेक्टर क्या है, सो यहां से लेके यहां तक दिस इज अ लेंथ ऑफ द डायपोल एंड दिस लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर, सो क्यू इनटू डी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ई वेक्टर
ओके सो और थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, इस क्यू को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ डायपोल, ओके दिस इज इक्वल्स टू द डायपोल मोमेंट, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, क्योंकि हमें पता है Q इंटू D की वैल्यू होता है P वेक्टर, सो P इज व्हाट, दिस P इज अ डायपोल मोमेंट वेक्टर, ओके इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो फाइनली हमें मिल गया, सो टॉर्क जो भी एक्ट हो रहा है यहाँ पे इस केस में, टोटल टॉर्क इज एक्टिंग इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, P क्रॉस E। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे P क्रॉस E इतना टॉर्क वहाँ पे एक्ट हो रहा है, सो P क्रॉस E, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, ओके अगर दो वेक्टर्स में का प्रोडक्ट अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो रिजल्टेंट जो भी आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आता है, और सेकंडली ये जो भी वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे हमें मिल रहा है, दिस वेक्टर क्वांटिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू P, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू E, यानी जो भी टॉर्क यहाँ पे एक्ट हो रहा है वो इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा, जिस प्लेन में वेक्टर P है, जिस प्लेन में वेक्टर E है, यानी ये वाला प्लेन जो आपको दिख रहा है अभी। देखिए जो भी P वेक्टर है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द P वेक्टर, ये वाला डायरेक्शन, और E वेक्टर ये दोनों इसी प्लेन में है, प्लेन ऑफ बोर्ड, तो देयरफॉर टॉर्क जो भी एक्ट होगा, सो दिस टॉर्क शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस वन, इन दोनों को, इस प्लेन को वो परपेंडिकुलर होगा, ओके तो वेक्टर्स में हमने देखा था। सो यहाँ पे टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, सो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर into magnitude of the second vector into the sine of the angle between these two vectors, ओके साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। अब देखिए अगर डायपोल कुछ इस सिचुएशन में है, ऐसे डायरेक्शन में, सो E के साथ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द E और दिस इज डायरेक्शन ऑफ द P, सो इन दोनों में जो भी एंगल यहाँ पे बना है, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, सो टॉर्क जो भी एक्ट होगा इस सिस्टम के ऊपर, सो वो किस के ऊपर डिपेंड होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, यानी P और E के बीच में जो भी एंगल है उसके ऊपर भी टॉर्क डिपेंड रहेगा। अगर हम एंगल को जीरो कर देते हैं, एक बार एंगल अगर जीरो होता है तो थीटा की वैल्यू, सॉरी इस डायपोल को अगर इधर ऐसे रोटेट करते हैं, मान के चलिए कि डायपोल कुछ इस डायरेक्शन में है, अगर इस डायरेक्शन में तो थीटा की वैल्यू उस केस में कितना होगा, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री होगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो टोटल टॉर्क जो भी एक्ट होगा वो 0 एक्ट होगा, ओके मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट होगा, सो जब भी डायपोल इस डायरेक्शन में रहेगा उस वक्त, ओके डायपोल इस डायरेक्शन में रहेगा, दिस इज द वन चार्ज, दिस इज द अनदर चार्ज, उस वक्त उस डायपोल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क इस केस में एक्ट होगा, ओके सो टॉर्क का जो भी फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। जो भी डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है इसके बेसिस पे यहाँ पे दो फॉर्मूलेस निकल के आ गए। सो फर्स्ट वन इज अ वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ओके फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ ये उसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो आपको डायपोल दिया जाएगा, डायपोल मोमेंट दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा और एंगल दिया जाएगा, तो उन तीनों के बेसिस पे आपको टॉर्क निकालना है। एक तो प्रॉब्लम हो सकता है कि टॉर्क दिया है, एंगल दिया है, डायपोल मोमेंट दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने को बोला है, तो ये फॉर्मूले यूज करके आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ये था फर्स्ट पॉइंट, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डायपोल को रख रहे हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क हो रहा है उसके बारे में ये डिस्कशन था। नेक्स्ट डिस्कशन जो भी है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके
अगर हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, उसके बाद में हमने यहाँ पे देखना है. लेट अस इमेजिन दैट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उसकी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे E, और उसका डायरेक्शन जो भी है ये वाला डायरेक्शन है. इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है. ओके, सो यहाँ पे मैं एक डायपोल इमेजिन करता हूँ. मान के चलिए कि डायपोल कुछ पहले इस तरीके का था. ओके, और इस डायपोल ने कितना एंगल किया है यहाँ पे? सो इस डायपोल ने एंगल किया है थीटा. इनिशियल एंगल जो भी है थीटा डैश कंसिडर करेंगे हम. सो इस डायपोल ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा डैश इतना एंगल उसने किया है. ओके, सो थीटा डैश इज अ इनिशियल एंगल. हम इस डायपोल को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, क्योंकि देखिए जैसे आप डायपोल को रखेंगे तो इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, तो इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा इस डायरेक्शन में. ओके, ये रोटेट होगा डायपोल इस डायरेक्शन में, लेकिन हमें अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है इसको. अगर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है तो इस चार्ज को मुझे यानी इस पूरे डायपोल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में. ओके, तो टॉर्क जो भी एक्ट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा. सो अपोजिट डायरेक्शन में जब टॉर्क एक्ट होगा तो डायपोल जो भी है मान के चलिए कि वो ये वाला डायरेक्शन एक्वायर करेगा. ओके, ये वाला डायरेक्शन आपका एक्वायर करेगा मान के चलिए. अब ये जो भी डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में नया एंगल उसने कितना किया है? थीटा किया है. ओके, सो अपोजिट डायरेक्शन में हम टॉर्क एक्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पे पहले जो भी इनिशियल एंगल कितना था? थीटा डैश था. फाइनल एंगल कितना हो चुका है यहाँ पे? सो इट इज़ अ थीटा हो चुका है. सो हम थीटा डैश एंगल से लेके थीटा एंगल तक उस डायपोल को हम रोटेट कर रहे हैं. और ये जो भी एंगल है ये एंगल वो डायपोल का एक्सिस बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इतने एंगल से हमें इतने एंगल तक उसको शिफ्ट करना है. अब शिफ्ट करने के लिए हमें एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी टॉर्क हम अप्लाई करेंगे तो उस टॉर्क की वजह से यहाँ पे वर्क डन होगा. सो दिस वर्क डन, जो भी वर्क डन यहाँ पे इस केस में हो रहा है, दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा. टॉर्क इंटू टी थीटा. सो इनिशियल एंगल कितना था बेटा? थीटा डैश. फाइनल एंगल कितना है? थीटा है. सो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा डॉट डी थीटा इज इक्वल्स टू द वर्क डन. ओके, ये वर्क डन का फॉर्मूला है जैसे हम जनरल वर्क डन में यूज करते हैं. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे, और एंगुलर के केस में फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाएगा. सो इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में. समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए W वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉ डॉट डी थीटा. अब टॉर्क की वैल्यू कितना होता है? सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टॉर्क की वैल्यू होता है P क्रॉस E. ओके, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेते हैं तो साइन थीटा, PE साइन थीटा. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो W दैट इज अ वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा डैश टू थीटा PE साइन थीटा into d theta. Okay, so P is a electric dipole moment, E is a electric field. ये दोनों एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे तो इंटीग्रेशन के बाहर हम उनको ले लेंगे. सो P E इंटीग्रेशन ऑफ थीटा डैश टू थीटा साइन थीटा डी थीटा. सो कितना आता है इंटीग्रेशन इसका? सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा. सो P E माइनस ऑफ कॉस थीटा. लिमिट्स क्या है बेटा? ऊपर का लिमिट है थीटा और नीचे का है थीटा डैश. ओके, सो द वर्क डन इज इक्वल्स टू, जब हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये करने के बाद PE माइनस यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ देर के लिए. हाँ, सो कॉस ऑफ थीटा माइनस cos of theta dash. So this final equation is equals to, we can write here, so PE
माइनस माइनस बिकम प्लस, कॉस थीटा डैश माइनस पी ई कॉस थीटा। ओके, सो इतना वर्क डन यहाँ पे हो रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन। अब जो भी वर्क डन हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी वर्क डन हम इस केस में कर रहे हैं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of potential energy in that dipole. Okay, so work done जो भी हम कर रहे हैं वो उसमें potential energy करके store होगा. So therefore we can write here this work done is equals to change in potential energy. So change in potential energy को यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? So final potential energy minus initial potential energy. ओके, जब वो थीटा एंगल पे था तो उस वक्त की पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ थीटा माइनस u ऑफ थीटा डैश, दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर u ऑफ थीटा माइनस u ऑफ थीटा डैश. ओके, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू द वर्क डन. सो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिल चुका है, पी ई कॉस थीटा डैश माइनस पी ई कॉस थीटा. सो दिस इज इक्वल्स टू पी ई cos थीटा डैश माइनस पी ई कॉस थीटा. ओके, अब थोड़ा सोचिए, अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे इसको रखते हैं, यानी इफ थीटा डैश इनिशियल जो भी एंगल था अगर वो 90 डिग्री होता, इफ थीटा डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए? सो पोटेंशियल एनर्जी हम कंसिडर करेंगे, सॉरी, दिस इज द u ऑफ थीटा डैश शुड बी इक्वल्स टू 0. ओके, वो 0 होगा. तो यहाँ पे जब सिस्टम ऐसा रहेगा तो उस वक्त मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है और वो 0 होता है. सो पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा डैश विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग वन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस u ऑफ थीटा, अगर ये 0 है तो u ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें मिल चुका है. यानी जब आप इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा इतना एंगल पे रखते हैं, चाहे वो थीटा कितना भी हो सकता है, ओके, थीटा इतना एंगल पे रखेंगे, उस वक्त जो भी पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम में होगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा. अगर एंगल यहाँ पे अगर आपने डायपोल को ऐसे रख दिया, मान के चलिए डायपोल को आपने ऐसे रख दिया, उस वक्त थीटा की वैल्यू कितना होगा? 0. थीटा क्या है? सो जो भी ये एक्सिस है इस डायपोल का, ओके, या डायपोल मोमेंट का जो भी डायरेक्शन है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग आ जाएगा. इसका मतलब है थीटा की वैल्यू कितना होगा? 0 होगा. अगर थीटा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो, थीटा की वैल्यू अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस केस में जो भी पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, ओके, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ा समझने के लिए इजी हो जाएगा. अगर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ओके, देखिए इस इक्वेशन के बेसिस पे, सो जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, सो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? कॉस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1. सो पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा माइनस ऑफ पी ई होगा. सो पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ पी ई मीन्स इट इज अ मिनिमम, ओके, निगेटिव होगा, वैल्यू नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, और वो वैल्यू जो भी होगा इट इज अ मैक्सिमम नेगेटिव होगा, मैक्सिमम नेगेटिव होगा. ओके, अगर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मीन्स अगर इस इलेक्ट्रिक जो भी डायपोल मोमेंट है, ओके, वो अगर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी एंगल यहाँ पे बनेगा इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, उस केस में जो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पॉजिटिव होगा, ओके, लेकिन पॉजिटिव तो होगा ही, लेकिन उस वक्त वो मैक्सिमम रहेगा. तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है.
देखिए अगर सिस्टम डायपोल अगर सीधा है, एंगल कितना है थीटा और विच इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होगा। अगर डायपोल ऐसा है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, रिपीट करता हूँ मैं एक बार, अगर डायपोल जो भी है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन रहा है और डायपोल ऐसा है, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होगा। अगर डायपोल इस तरीके से जा रहा है, यानी P और E में एंगल अगर 0 डिग्री है, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, लेकिन वैल्यू जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। जब हम उसी डायपोल को अगर इस डायरेक्शन में ला रहे, उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा इस सिस्टम का मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा। तो इस केस में P का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और E का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। दोनों में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन द एंगल ऑफ डायपोल मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा, देन द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू P E cos थीटा। सो इसको हमें याद रखना है। तो ये दोनों पॉइंट्स, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस वक्त उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है उसका भी हमने इक्वेशन यहाँ पे देखा है, विच इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम में कितना स्टोर होता है, सो इट इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो इनका यूज बहुत ज़्यादा होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।